इलाज में कौन कौन से? डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर में आपको एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन से हम शुरू करते हैं। ठीक है, ओके सर। बायो मीन्स होता है लिविंग। ठीक है, लिविंग हाँ। मतलब मैंने आपको सेल्स पढ़ाए थे, है ना। लिविंग लिविंग। क्या होता है? जिसमें मेटाबॉलिज्म होगा, जिसमें ग्रोथ होगी, जिसमें डिवीजन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, प्रोलिफरेशन होगा। ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी केमिस्ट्री, ठीक है, इस दुनिया में जो कुछ हम देखते हैं वो किससे बना है? एटम से बना है। ठीक है, एटम क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, सब हमारी बॉडी बनाते हैं। भी एटॉमिक लेवल पे है, मॉलिक्यूलर लेवल पे हम्म। है, और सेल है हमारी बॉडी में, टिश्यू है ना, जी। ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम, है ना। तो जी सर। ह्यूमन बॉडी में यदि डिजीज कॉज हुई है तो कहीं ना कहीं वो एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, सेल, टिश्यू के लेवल पे होगी। जी। और ह्यूमन बॉडी में बायोमोलिक्यूल्स भी है। बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। जैसे बायोमोलिक्यूल में आता है हार्मोन, इसमें आता है एंजाइम्स, मीन्स। ओके। बायोमोलिक्यूल्स में आता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स, न्यूरो ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर। और हमारे सर्वाइवल के लिए हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, लिपिड्स। ये कंज्यूम करते हैं। जी। और हमारे सर्वाइवल के लिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। और न्यूट्रिशन में क्या आता है? मिनरल, और क्या आता है? हाँ। विटामिन। विटामिन्स। तो ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इससे जी। हमारे बॉडी में ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, शेप एंड साइज में वृद्धि होती है हमारी। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री में हम बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस विद इन ह्यूमन बॉडी और विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गन्स। मतलब जो जीवित कोशिका है उसके अंदर जो बायोमोलिक्यूल की प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, जैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है ना, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, इसको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ताकि हम किसी भी डिजीज को ट्रीट कर सके। हम किसी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए दवाइयों को डेवलप कर सके, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। जब ह्यूमन जी। बॉडी बीमार पड़ेगी तो कोई ना कोई चेंज तो जरूर आएगा, सिम्टम जरूर आएगा, लक्षण जरूर आएगा। तो हमारी बॉडी की प्रोसेसिंग में चेंज आया है, तो उसको समझने के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोकेमिकल लेवल पे जो प्रोसेसिंग होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें बायोकेमिस्ट्री से मिलती है। ठीक है, हम ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है, और हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन, ये बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी पढ़ा है। सेल क्या होता है ना, सेल के हमने यस। कंपोनेंट्स की स्टडी की है। सेल में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्गी एपरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सेल कॉल। मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस सेल होता मेम्ब्रेन है। होती है, हाँ। जी। न्यूक्लियस में आपका डीएनए और आरएनए। आरएनए होता है ना। हम्म। ये क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। तो हमने सेल की कंपोजिशन भी पढ़ी है। तो बायोकेमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट में, इंट्रोडक्शन में, हमें सेल के बारे में भी पढ़ना है। लेकिन चूंकि हम वो फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं तो अभी मैं सेल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बायोकेमिस्ट्री ओके में सर। सेल से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, हम्म। बायोकेमिस्ट्री का जो फर्स्ट यूनिट है उसमें बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, और सेलुलर कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो सेलुलर कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी में हम पढ़ते हैं सेल, लेकिन सेल हम फर्स्ट ईयर में ही पढ़ चुके हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में।
एचएपी में हमने पढ़ा था ना, तो वो हम अभी यस सर। डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन वो एग्जाम में आता जरूर है। ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री हमें हेल्प करती है हमारे बॉडी के जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है उनको समझने के लिए। मैक्रो मतलब क्या होता है? लार्ज मॉलिक्यूल। जैसे प्रोटीन, प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल क्या क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर काफी हैवी होता है ना। हम्म। और जी। मैक्रो मॉलिक्यूल में क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट। और क्या आता है? लिपिड। 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 तो ये तीनों मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमें बायोकेमिस्ट्री जी में सर। पढ़ने हैं। प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है, प्रोटीन के केमिकल टेस्ट पढ़ने हैं, कैसे हम प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रोटीन के हम्म। क्वालिटेटिव टेस्ट, प्रोटीन का हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है, प्रोटीन का ह्यूमन बॉडी में क्या रोल होता है। और ऐसे ही हमें कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट के क्वालिटेटिव टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट की फिजिकल प्रॉपर्टी, कार्बोहाइड्रेट का ह्यूमन बॉडी में क्या रोल होता है, और कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में कंजप्शन, किन किन सोर्सेज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। हम ब्रेड खाते हैं, रोटी खाते हैं, उससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और यही स्टडी हमें लिपिड की करनी है। और ये तीनों किस कैटेगरी में आते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स में, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। है ना। तो बायोकेमिस्ट्री में हम बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। जैसे हम, अभी मैंने आपको बताया डीएनए आरएनए, ये किससे बनता है? हिस्टोन प्रोटीन से, हाँ। हाँ। है ना। ये किससे बनेगा? जी। हिस्टोन प्रोटीन से। ऐसे ही ये तीनों में से यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? इससे हमें एनर्जी मिलती है, बताओ। प्रोटीन, कार्ब्स और लिपिड, इन तीनों प्रोटीन में से से। हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोटीन किससे से मिलती है। मिलती है? प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। से। एनर्जी मिलती है कार्ब से मिलती है। प्रोटीन ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, हाँ। जैसे कार्बोहाइड्रेट। डेक्सट्रोज आपने सुना होगा, हॉस्पिटल में यूज होता है ना डेक्सट्रोज, है ना, ग्लूकोज। हाँ, ये ग्लूकोज। सब हाँ सर, किसके हाँ। एग्जाम्पल है? ये कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में एनर्जी सोर्स है, हम इसको डाइट में कंज्यूम करते हैं, और ये हमें एनर्जी देता है। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन से प्रोटीन भी ऐसा बिल्डिंग ऐसा ब्लॉक्स ऐसा बनाता है। प्रोटीन। हाँ, हाँ, प्रोटीन बिल्डिंग। बिल्डिंग मटेरियल होगा। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है। स्टेमिना। जैसे किसी किसी को बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो उसको मसल्स की स्टेमिना ग्रोथ भी के लिए बढ़ता होगा सर। प्रोटीन चाहिए। हाँ। बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन से स्टेम यूज हमारे करते तो मसल्स, स्टेमिना बढ़ता है ना उससे। नहीं, प्रोटीन स्टेमिना नहीं बढ़ाता। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे नहीं। मसल्स सेल में जो टूट फूट होती है उसके रिपेयर के लिए प्रोटीन जरूरी होता है। जब हम एक्सरसाइज हम्म, करते हैं तो हमारे मसल सेल टूटते हैं, फिर जब उनको प्रोटीन मिलता है तो वो रिपेयर हो जाते हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम और ज्यादा वेट उठा पाते हैं, और उनके साइज एंड शेप में वृद्धि होती है। ठीक है। तो प्रोटीन का ये हम्म, काम, जैसे किसी को चोट लगी है और उसको, उसकी चोट हील हो जाए, तो इसके लिए उसको प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रोटीन से सेल और टिश्यू का निर्माण होता है हमारे शरीर में। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? वो फॉस्फोलिपिड की। और उसमें क्या होता है? लिपिड। प्रोटीन होता है। प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स है, प्रोटीन से हमारे सेल टिश्यू बने होते हैं। ठीक है। तो प्रोटीन बिल्डिंग जी। ब्लॉक्स में आता है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सोर्स है, और एनर्जी लिपिड के क्या लिए, काम? हाँ। हाँ, पूछिए, कुछ पूछना है? नहीं और सर। लिपिड से, नहीं सर। लिपिड 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 से बनी होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फेट और लिपिड से हमारी प्लाज्मा फॉस्फेट। मेम्ब्रेन बनी होती है। जैसे ये हमारा सेल है, तो सेल की ये जो मेम्ब्रेन है ये किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की और प्रोटीन की। फॉस्फेट। और यहाँ पर इसमें पोर्स होते हैं, जिससे सेल के अंदर जिन चीजों की सेल को जरूरत है वो सेल के अंदर चली जाती है, और सेल के जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो पोर्स के थ्रू बाहर आ बाहर जाते हैं। निकल। ठीक है। तो सेल के अंदर क्या जाता होगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज से एनर्जी प्रोडक्शन होता है ना। कार्बोहाइड्रेट का जब ब्रेकडाउन होगा, तो उसका जो फंक्शन, स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, और उस एनर्जी को हम हमारे डेली लाइफ रूटीन के टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में हम न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए आरएनए आता है,
है ना। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड आ गया, है ना, इसकी हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हाँ आपको सर। यहाँ पर समझ में आया बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। हाँ सर। इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री में देखो, प्रोटीन की हम्म, हम स्टडी करेंगे, पॉलीपेप्टाइड्स, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन और एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की गति को एंजाइम्स बढ़ा देते हैं, रोकते। बढ़ाते हैं, रोकते नहीं है। यदि हमने हाँ एंजाइम की सर, इसको एक्टिविटी को बढ़ाते। इनिबिट कर दिया तो वो बायोकेमिकल रिएक्शन स्लो हो जाएगा। हम ड्रग्स यूज करते हैं ना जो एंजाइम को इनिबिट करती है, जैसे मैंने आपको हाँ एनएसएड पढ़ाया था, NSAIDs, है ना, जी सर। नॉन स्टेरॉयडल एंटी जी। इंफ्लामेटरी ड्रग्स। तो ये ड्रग का मैकेनिज्म हाँ, ऑफ एक्शन क्या बताया था आपको, ये कॉक्स एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट करते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिकली कॉक्स नाम का डाइक्लो एंजाइम है डाइट्रोफेन। इसकी एक्टिविटी को हम्म। इनिबिट करते हैं, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल पाथवे आगे नहीं बढ़ता, तो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा। तो बायोकेमिकल रिएक्शन को यदि हमें रोकना है तो हम एंजाइम का एक्टिविटी को इनिबिट करते हैं, है ना। विटामिन, स्ट्रेस, कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है ना। विटामिन के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, वाटर यस। सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, सोशल फार्मेसी में हम फैट ऑलरेडी सॉल्युबल। विटामिन के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। हाँ सर। लिपिड्स के, हमें लिपिड्स के बारे में पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन। ठीक है, जी। और हमें जी सर। बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना होता है, मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री पढ़नी है, उसका रोल, उसका क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव टेस्ट, और उसकी मेटाबॉलिक डिजीज। डिग्री। जैसे प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, क्वाशियोरकर। सर कार्बोहाइड्रेट का क्वाशीवर्कर। मेटाबॉल, हाँ, और मरासमस। हाँ, हमारा और मस्त। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या है, शुगर, है ना, शुगर। शुगर डायबिटीज, की शुगर, बीमारी यस। होती है। और लिपिड का मेटाबॉलिक हाँ। डिसऑर्डर क्या है, हाइपर लिपिडेमिया। तो और हाइपर लिपिडेमिया से आगे क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, जिससे एंजाइना पेक्टोरिस, हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इंफेक्शन जैसी कार्डियोवास्कुलर बीमारी। डिजीजेज होती है। और विटामिन की डेफिशिएंसी से भी हमें डिजीजेज होती है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या बताया था आपको, स्कर्वी, कर्वी रोग। है ना। और हाँ। विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया, है ना। विटामिन डी की रिकेट। हाँ। डेफिशिएंसी से क्या होगा, छोटे बच्चों में इसका रिकेट्स रिकेट्स होता है होगा। ना, रिकेट्स, ऑस्टोमलिसिया। हाँ, तो ये सब हमें जो अडल्ट में पढ़ना होता है बायोकेमिस्ट्री में। यहाँ पर देखो, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का स्मॉल यूनिट क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल। है। ठीक है, और सेल किससे बनता है, बायोकेमिकल कंपोनेंट से। ठीक है, बायोकेमिकल। तो हमारी बॉडी में वाटर होता है। ठीक है, यस सर। हमारी बॉडी में इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, जैसे आयरन है। आयरन का क्या काम है, ब्लड के सर फॉर्मेशन में, ब्लड, हीमोग्लोबिन, ब्लड है को ना। फॉर्म। ब्लड को। हाँ। जिंक क्यों हाँ। चाहिए हमको, जिंक हमारी बॉडी में रहेगा तो इंसुलिन बनेगा। इंसुलिन एक यस हार्मोन सर। है और इंसुलिन प्रोटीन से बनता है। ऑक्सीटोसिन, है ना, वो भी हार्मोन है। हाँ ये भी सर। हार्मोन है। तो हार्मोन किससे बने हाँ, होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन से। और एक प्रोटीन से। मेटालोप्रोटीन होता है, यदि प्रोटीन में मेटल प्रेजेंट है तो हम उसको मेटालोप्रोटीन बोलते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पे क्या रहता है, आयरन। इंसुलिन पे क्या आयरन। रहता है, जिंक रहता है। और एक और, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन में क्या, कौन सा मेटल होता है बताओ, आयोडीन। आयोडीन। आयोडीन की प्रेजेंस में ही तो थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। और यस सर। आयरन एक एलिमेंट है, पेरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक आयंस भी है, कॉपर है, कॉपर चाहिए हमें, है ना, कम अमाउंट में चाहिए, ट्रेस 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 अमाउंट में। और क्या चाहिए, सेलेनियम चाहिए, ये भी कम अमाउंट में लगता है। कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम लगता है क्या, बताओ। हाँ सर। यस। मैग्नीशियम लगता भी है ना। लगता है। तो ये सब मिनरल भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं।
तो हमें और क्या पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री में? मिनरल। ठीक है, मिनरल, तो याद रखना क्या क्या पढ़ना है। विटामिन, ये भी पढ़ना है। और विटामिन और मिनरल हमने लिपिड, फर्स्ट ईयर सोशल फार्मेसी में भी पढ़े हैं। ठीक है, हाँ, और क्या पढ़ना है? एंजाइम। एंजाइम्स क्या एंजाइम, होते हैं? लिपिड, ठीक है। दूसरा लिपिड, लिपिड से मेम्ब्रेन बनी होती है। लिपिड में स्टोरेज भी होता है। हमारा जो एडिपोज टिश्यू होता है वहां पर स्टोरेज होता है। यदि हम एक्सेस में फैट कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में चर्बी बढ़ेगी या नहीं? यस सर, बढ़ेगी ना। बताओ। यस, तो स्टोर होता है लिपिड बढ़ेगी हमारी ना सर। बॉडी में। और हाँ, लिपिड से हार्मोन भी बनते हैं। कौन से हार्मोन बनते हैं बताओ? एंड्रोजन। लिपिड, लैंड। एंड्रोजन, एंड्रोजन, एंड्रोजन में क्या आता है? फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, जिसको हम सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। और मेल में क्या आता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो हॉर्मोन्स है ये किससे बनते हैं? लिपिड से बनते हैं। लिपिड लिपिड से। ठीक से, है। एंड्रोजन ये कौन बनाता है? मेल और फीमेल गोनेड्स। मेल और ना, फीमेल जैसे गोनेड। मेल में टेस्टिकल्स होता है और फीमेल में ओवरीज होती हैं। तो वो ओवरीज लिपिड होती है। यूरेट से, कोलेस्ट्रॉल से ये हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। ठीक है। प्रोटीन का अभी जी सर। आपको बताया था। एंजाइम, है ना। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो प्रोटीन से होता है। और प्रोटीन मूवमेंट में भी हेल्प करता है। मूवमेंट में कैसे हेल्प करेगा? इसका एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है बताओ? एचबी, ये ऑक्सीजन का एचबी बोलो ट्रांसपोर्ट तो करता है, ब्लड में। CO2 का ट्रांसपोर्ट हाँ। करता है, और हाँ ब्लड का सर, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ना। और हीमोग्लोबिन रेड क्यों होता है? आयरन की वजह से। आयरन की वजह आयरन की से। वजह से। पौधे हरे दिखते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हरा क्यों होता है? नीला हरा, मैग्नीशियम की वजह से। ठीक है। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है वो आयरन की वजह से रेड होता है। रेड होता है। तो इसमें प्रोटीन भी है और एक मेटल भी है ना, एक मिनरल भी है, आयरन। तो ये मूवमेंट समझ में आया आपको? ट्रांसपोर्टेशन का हाँ काम। सर, और रिसेप्टार, मैंने आपको बताया था सेल के ऊपर रिसेप्टार रहते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर जिससे वो दवाई प्रोटीन बाइंड के बने करती होते। हाँ है ना। सर, तो ये यहाँ पर हाँ, मैक्रोमोलिक्यूल के प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे ड्रग बाइंड करता है। इसी को हम रिसेप्टार बोलते हैं। ठीक है। और तो एक्शन। ये रिसेप्टार हाँ, का फॉर्मेशन करता है प्रोटीन। तो ट्रांसपोर्टेशन, हार्मोन का प्रोडक्शन, सिग्नल रिसेप्टर, मूवमेंट, स्ट्रक्चर, एंजाइम्स बनाता है। और यहाँ नहीं लिखा है, न्यूरोट्रांसमीटर भी बनाता है। न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल बताओ? एसिटाइल कोलिन, ग्लूटामेट, यस, गाबा, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर है ना। ये सब प्रोटीन के यस, बने होते हैं। ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड को देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड में आपका अभी बताया था डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, जिससे जेनेटिक आरएनए। इंफॉर्मेशन होती है। आरएनए, हम्म, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ठीक है। और जी, आरएनए के टाइप भी होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। तो इनके तीनों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ये हम न्यूक्लिक एसिड जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो ये है कंपोनेंट्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। यस सर। कुछ पूछना है सादिक भाई आपको? सादिक नहीं भाई? सर। ठीक हाँ है। सर। कविता, नो समझ सर, में आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा? नो सर, हम्म। कठिन नहीं लग रहा नो हाँ? सर, नहीं सर। हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है। वाटर हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ब्लड का कंपोजिशन हाँ पढ़ाया सर। था, उसमें भी वाटर था, है ना। और है। वाटर से हाँ सर। ही जीवन की शुरुआत हुई है। सबसे पहले हाँ कौन से सर, जीव डेवलप हुए थे? जलीय जीव। जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? पानी से होती है ना। पानी से। पानी से। पानी इतना जरूरी है कि कभी इंसान हम पानी से किसी बना है। कभी किसी चीज का हमने ढक्कन यानी खुला छोड़ दिया और उसमें मॉइस्चर चला गया, तो उसमें छोटे छोटे सेल डेवलप हो जाते हैं हाँ। कि नहीं बताओ? हाँ सर। हाँ सर। है ना। हाँ सर। यदि हाँ, सर किसी की इंसान तो। टी शर्ट पूरे पसीने से भीगी हुई है
और उस टी शर्ट को हम एक तरफ फेंक दे और एक आध महीने बाद देखे तो उसमें हमको सेल नजर आ जाएगी, जी सर, हाँ मैम, हाँ है मार ना? सर, उसी। तो हाँ वाटर से जीवन आता है और 70% वाटर हमारे बॉडी में होता है। इसीलिए हमको डेली कितना पानी पीना चाहिए? 3 लीटर। 3 लीटर अच्छा। पानी यदि हम 3 लीटर। पिएंगे तो हम हाइड्रेटेड रहेंगे, और हाइड्रेटेड रहेंगे तो हमें कोई पिंपल नहीं होगा, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, यस, हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होगा। ठीक है? डायग्नोसिस भी तो अच्छा इसलिए रहेगा। पानी पीना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और 20 ऐसे मिनरल्स है जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें से कुछ नाम मैंने अभी आपको बताए थे, है ना? और ये जो प्रकर्सर है, प्रकर्सर क्या होते हैं? जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे प्रोटीन का प्रकर्सर, जैसे एमिनो एसिड। एमिनो हम्म, एसिड की जो लॉन्ग चेन होती है उससे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है ना? यदि हम प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें एमिनो एसिड मिल जाएगा। हाँ हमें यदि प्रोटीन चाहिए तो हम दाल खाते हैं, लेकिन दाल हमारी बॉडी में जाके टूटती है, इसमें टूटेगी वो एमिनो एसिड में, और इस एमिनो एसिड से हमारी बॉडी अपने हिसाब से वो प्रोटीन बनाएगी जिसकी हमको जरूरत है। ठीक है? तो ये होते हैं प्रकर्सर। जैसे A+B=C, तो ये C हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। अब ये किससे बना है? ए और बी से, तो ए और बी क्या हो और गए? भी। प्रकर्सर हो गए ये जी दोनों, सर। है ना? हम्म, प्रकर्सर मतलब जिससे फाइनल प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बनता है। ठीक है? जैसे न्यूक्लियोटाइड है तो इसके प्रकर्सर क्या होंगे? ये हिस्टोन प्रोटीन बनाएगा, डीएनए आरएनए, है ना, न्यूक्लियोटाइड। जैसे आपका लिपिड, ये हमारी बॉडी में टूटता है तो क्या बनाता है? ट्राइग्लिसराइड्स, है ना? BLD, हाँ ट्राइग्लिसराइड्स ट्राइग्लिसराइड। बनाएगा, है ना? हाँ सर। तो लाइफ की जो लाइफ को, ये जो केमिकल्स होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड और विटामिन और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। ये देखो यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं। सोडियम, ठीक है, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फॉस्फेट, क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और जिंक। जिंक, और ये आयोडीन। जिंक, ऐसे ये आयोडीन। कितने होते हैं? 20 होते हैं। ठीक है? यस, और इनकी ओके। डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में डिजीज डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है? जैसे कैल्शियम की कमी से अभी मैंने आपको बताया था, आयरन की कमी से बताया था, आयरन। सेलेनियम की कमी जी से, सर। हाँ, सेलेनियम की कमी से क्या होता है? इनफर्टिलिटी आती है फीमेल्स में, क्योंकि सेलेनियम ओव्यूलेशन जब होता है तो जो एग होते हैं, एग की मेम्ब्रेन के हम्म, फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। तो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में सेलेनियम मिनरल दिया जाता है। ठीक है? और ये सोडियम, क्लोराइड, ये सब हमारे इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन भी बायोकेमिस्ट्री में पूछी जाती है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बताओ? जो अपने बॉडी सर में ये अपने बॉडी के लिए जरूरी है, एनर्जी, अपना क्या बोलेंगे उसको, एनर्जी, अपने जैसा एनर्जी आती है। एनर्जी मिलता है जो बॉडी को, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिक और जरूरी है। ऐसे आयन जिसपे चार्ज होता है ना? हाँ, ऐसे आयन जिसपे चार्ज होता है, तो ये दो टाइप के बताए थे, एनायन और कैटायन। कैटायन। कैटायन जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो वो कैटायन, और प्लस जिसपे नेगेटिव चार्ज हो वो और बताए एनायन। एनायन। पोटेशियम पे कौन सा एनआईएन चार्ज होता है बताओ? पोटेशियम पे पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव। क्या है, क्लोराइड, क्लोरीन पे नेगेटिव। नेगेटिव। और सोडियम पे, पॉजिटिव। सोडियम पे तो पॉजिटिव ये होता है। फिर तो जिसपे पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। चार्ज है वो कैटायन, और जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो एनायन। ठीक है? तो ये होते हैं एनआईएन। इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन बायोकेमिस्ट्री में पूछी जाती है। और ये किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं बताओ? आपको बताया था ना, डायरिया, लूज मोशन। डायरिया, डायरिया में लूज मोशन जो बारिश के मौसम में लगते हैं। हाँ, ORS। ORS इसका फुल फॉर्म बताओ? यस, ओरल बायोकेमिस्ट्री में रिहाइड्रेशन। शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। ओरल। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ठीक है? लूज सॉल्ट, मोशन के हाँ, ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ये किस नाम से आता है ओआरएस, मार्केट हाँ में? सर। इलेक्ट्रॉल पाउडर। किस नाम से हाँ इलेक्ट्रॉल आता सर। है? पाउडर आता है, एंजाइम,
हाँ। एनर्जर आता है, एनर्जर भी आता है, एनर्जर। हम्म। ये स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री एग्जाम में आता है आपके, मतलब बायोकेमिस्ट्री पढ़ने का क्या फायदा है। तो पहला फायदा क्या है, मेडिसिन और हेल्थ केयर फील्ड में हम किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हम डिजीज कैसे हो रही है ये समझते हैं हम बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से, और हमारे ऑर्गन टिश्यू में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो हम किसी भी डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से समझ के उसके लिए दवाई को डेवलप कर सकते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कैंसर का ट्रीटमेंट बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से ढूंढा जा रहा है ना, जीन थेरेपी की हेल्प से। ठीक है, जो हमारा हम्म। सेल का जो जेनेटिक पार्ट होता है उसमें ही तो चेंजेस की वजह से कैंसर आ जाता है ना, जो ऑन्कोजीन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से सेल अनकंट्रोल्ड डिवीजन करती है और एक टिश्यू मास का फॉर्मेशन करती है, और उस मास में माल फंक्शनिंग हो जाती है। ठीक है, तो डीएनए की एनालिसिस से, जेनेटिक्स की स्टडी के थ्रू हम कैंसर का ट्रीटमेंट फाइंड आउट करते हैं। और क्या है, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, मतलब दवाइयों को डेवलप किया जाता है बायोकेमिस्ट के द्वारा। तो बायोकेमिस्ट्री के नॉलेज से ही दवाइयां डेवलप होती है, जैसे वैक्सीन, थेराप्यूटिक एजेंट। थेराप्यूटिक एजेंट क्या होते हैं, जो डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। यूज और वैक्सीन्स यूज क्या होते होते हैं। हैं, वैक्सीन्स ये इम्यूनिटी वैक्सीन। डेवलप करते हैं डिजीज हमारी होने के बॉडी में। पहले दिए जाते हैं, डिजीज होने के हाँ, पहले दिए जाते ये प्रोफाइलेक्टिक एक्शन शो करते हैं, मतलब डिजीज होने के, इन्फेक्शियस डिजीज होने के पहले ही इनको ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो वैक्सीन भी आपसे पूछा जाएगा कौन से सब्जेक्ट में, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में, और आपने ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। ठीक है, तो हाँ। बहुत से ऐसे टॉपिक है जो फर्स्ट ईयर के हैं लेकिन सेकेंड ईयर के एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, है ना। तो वैक्सीन आपको पढ़ना है ना। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा था, सोशल फार्मेसी में पढ़ा था, और अभी आपको वो सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में। और ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर का आता है, बायोकेमिस्ट्री का स्कोप। ठीक है, हम्म। और हम आगे इसका स्कोप देखते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स वो जो हमें लिविंग एनिमल से मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। तो हमें इंसुलिन मिलता है ना मोबाइल सोर्स से, एंजाइम्स मिलते हैं हमें प्लांट से मिलते हैं, कोगनोसी में पढ़े थे ना हमने। हाँ सर। हाँ हाँ। हाँ याद सर। आ रहा है, पेपेन, पेपेन, हाँ। पेपेल। है ना। और एंटीबायोटिक हमें मिलते हैं, पेनिसिलिन, है ना। तो ये सब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आपको फार्माकोलॉजी में भी पढ़ना है, 13th यूनिट है आपका, 13th यूनिट फार्माकोलॉजी, ईसीएल सब्जेक्ट। उसमें आपका जो 13th यूनिट है वो क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो हमें एनिमल से मिलते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। तो उसमें इंसुलिन है, एंजाइम्स हैं और एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक। जेनेटिक इंजीनियरिंग, इससे क्या है, क्लोनिंग की जाती है ना। ये क्रिस्प टेक्नोलॉजी काफी लेटेस्ट है, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी है, जिससे कैंसर की दवाइयों को बनाया गया है, और इससे काफी रिसर्च हुआ है अभी 2023-24 में। थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज में भी कैंसर का ट्रीटमेंट आ गया है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। और वो किससे आया है, क्रिस्पा टेक्नोलॉजी से, मतलब जेनेटिक चेंज से कैंसर को ठीक किया जाता है। और कैंसर को ट्रीट करने में कितना खर्चा आता है, 20 से 25 लाख रुपए। यदि इतना पैसा कोई खर्च कर पाए तो कैंसर से बचने की संभावना बढ़ जाएगी। रूस ने किया है ना सर इसको। हाँ। रशिया ने किया है उस पर रिसर्च। हाँ, रशिया ने किया है। बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से हम ये भी समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का, फैट का हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। जैसे क्रेब साइकिल के थ्रू कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है ना, पीसीए साइकिल। तो ये सब मेटाबॉलिक पाथवे हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं।
दूसरा, हमें ये पता चल जाता है कि कौन से न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें बायोकेमिकल से के थ्रू मिल जाती है जब हम पैथोलॉजी में टेस्ट कराते हैं ब्लड का। पैथोलॉजी में जब हम ब्लड का टेस्ट कराते हैं, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीबीसी, तो इससे हमें जानकारी CBC। मिलती है कि नहीं, है ना। यस सर। हाँ हम सर। मिनरल ब्लड में कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमें बायोकेमिस्ट्री पैथोलॉजी लैब में जो यूज होती है ना, उससे हमें ये जानकारी मिल जाती है। जिसमें जिसमें हम कौन सी थेरेपी देते हैं, रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है, यदि किसी के स्टमक में एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, उसको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो हम उसको एंजाइम दे देंगे, तो उसका डाइजेशन होने लगेगा। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट थेरेपी में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की जानकारी हमें मिल जाती है जब हम ब्लड और यूरिन को टेस्ट करते हैं। यूरिन का टेस्ट भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस से हमें क्या पता चल जाता है, कहीं मरीज को डायबिटीज तो नहीं है, शुगर तो नहीं है। तो ये जितने भी टेस्ट होते हैं लैब में, ये सब किस में आते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। और हमारे सिलेबस में हमें कौन से टेस्ट पढ़ने हैं, एलएफटी पढ़ना है। एलएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट। और हमें क्या पढ़ना है, यूरिन एनालिसिस, है ना, किडनी फंक्शन टेस्ट, के एफ टी। केएफटी को क्या बोलते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट। AFT। किडनी फंक्शन टेस्ट। हमें सीबीसी भी पढ़ना है, कंप्लीट ब्लड टेस्ट। तो ये सब हमारे बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। तो ये आपको स्कोप समझ में आ रहा है बायोकेमिस्ट्री का क्या होता है, लिख लोगे इसको, हाँ सर। है ना। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है, ड्रग डेवलपमेंट के लिए। और हमारे बॉडी में किस तरह से सिंथेसिस होती है बायोमोलिक्यूल्स की, उसको समझने में हमें हेल्प करता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को समझने में हेल्प करता है, जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल आता है, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। डीएनए से ही तो आरएनए बनता है। डीएनए में कितने डबल हेलिक्स होते हैं ना, और आरएनए एक सिंगल थ्रेड। फिंगर। तो डीएनए से ही आरएनए बनता है। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन की सिंथेसिस, ये सब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की हेल्प से समझ सकते हैं। और बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर और प्रोटीन के फंक्शन की स्टडी करते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी में क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स को डेवलप करता है और बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है। अब ये डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसको कल से पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ सर। थोड़ा सा देख लो, देखो कार्बोहाइड्रेट नाम से ही पता चल रहा है ना। कार्बन के जो हाइड्रेट्स होते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, शुगर। ऑक्सीजन। और ये किस रेशियो में प्रेजेंट रहते हैं, CHO। 1:2 और 1। मतलब यहाँ पर C6H12 और O6, ये किसका फॉर्मूला है बताओ, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज ये ग्लूकोज का फॉर्मूला ग्लूकोज है। ठीक है, बिल्कुल। तो कार्बोहाइड्रेट ऐसे ग्लूकोज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, और इसको क्लासिफाइड किया गया है अलग अलग बिहाफ पे, जैसे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ठीक है, जैसे मोनोसेकेराइड्स कितने हैं, तो उस बिहाफ पे इसको क्लासिफाइड किया गया है। और कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी इसमें में एनर्जी के सोर्स होते हैं, ये हमें क्या देते हैं, लेसन का क्या नाम एनर्जी बताया देते हैं। और कार्बोहाइड्रेट बनाता कौन है, प्लांट इसका निर्माण करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। कार्बोहाइड्रेट आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा
पौधे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और हम पौधों को फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं, जिससे हमारी बॉडी को ऊर्जा मिलती है। तो ये है आपकी कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन। डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो कार्बोहाइड्रेट में या तो आपका एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप रहता है, ठीक है, या तो क्या रहता है, कीटोन। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, जिसके आधार पे कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाइड किया गया है एल्डोज और कीटोज में। ठीक है, एल्डोज और कीटोज में जब हम कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप मिलता है। तो इस बिहाफ से इसको क्लासिफाइड किया गया है एल्डोज और कीटोज में। ठीक है, अगला क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे किया गया है, मोनोसेकेराइड। ठीक है, सेकेराइड मतलब क्या, शक्कर आपने सुना है, शक्कर, शक्कर किससे हाँ बनती सर, है, गन्ने से बनती है ना। गन्ने से बनती है। तो मोनोसेकेराइड क्या होगी, सिंपल शुगर होगी। सिंपल शुगर मतलब इसका हम हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, है ना, किसी भी चीज को तोड़ने की एक लिमिट होती है। तो ये जो मोनोसेकेराइड्स है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, क्योंकि इसका हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता और इसमें शुगर का एक यूनिट होता है केवल, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, मोनो। मोनोसेकेराइड। मोनो मतलब क्या होता है, वन। ठीक है, तो इसमें सेकेराइड्स, जो मोनोसेकेराइड्स में सिंपल शुगर का एक यूनिट होता है, तो हम इसको हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, मतलब ये सबसे छोटा रूप है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में यदि 3 कार्बन रहेंगे तो ट्राइओस, 5 रहेंगे तो पेंटोस, 6 रहेंगे तो हेक्सोस, है ना। 3 कार्बन का एग्जाम्पल क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड। 5 कार्बन का एग्जाम्पल क्या है, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। ये शुगर किसमें पाई जाती है बताओ भाई, अभी बताया था। आरएनए और डीएनए। हाँ शाबाश। तो उसमें पेंटोस टाइप की शुगर पाई जाती है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। और हेक्सोज, हेक्स मतलब क्या होता है, 6। तो 6 कार्बन जिसमें 6 होंगे उसका एग्जांपल है ग्लूकोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। फ्रक्टोज हमें कहाँ से मिलता है, ये फलों से मिलता है ना। फ्रक्टोज हमें फलों से मिलता है। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, मोनोसेकेराइड्स के, समझ में आया। मोनोसेकेराइड्स के। मोनोसेकेराइड्स की एग्जांपल है ट्रायोस, पेंटोस, हेक्सोस। ट्रायोस में ग्लिसरल्डिहाइड मतलब जिसमें 3 कार्बन होंगे, पेंटोस में 5 कार्बन होंगे, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। हेक्सोस में 6 कार्बन होंगे, एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, स्वाद में मीठे होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं और ये नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। डाइसेकेराइड्स पे आते हैं आप। डाई मतलब क्या होता है, दो। ठीक है, तो ऐसी कार्बोहाइड्रेट जो दो मोनोसेकेराइड्स के यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड। ठीक है, डाइसेकेराइड्स का एग्जांपल क्या है, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। तो सुक्रोज कैसे बनता है, देखो एक मोनोसेकेराइड हो गया ग्लूकोज, दूसरा हो गया फ्रक्टोज, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, सुक्रोज, लैक्टोज। सुक्रोज है बनाएंगे। ना। लैक्टोज किससे बनेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। ग्लूकोज और और माल्टोज लैक्टोज से। किससे बनेगा, ग्लूकोज के 2 यूनिट से। तो ये सुक्रोज, अलग से। लैक्टोज और माल्टोज, ये किसके एग्जाम्पल